लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। बाकी के 6 चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच पीएम मोदी ने एशियानेट को दिए इंटरव्यू में देश के सामने चुनौतियों और चुनाव प्रचार के मुद्दों पर खास बातचीत की। क्लियर फोकस साउथ दिखाई दे रहा है मोदी जी, दक्षिण के राज्यों के ऊपर फोकस दिखाई दे रहा है आपका। मगर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव घटे और आपने बहुत जमकर प्रचार किया, नतीजे उतने आप जैसे चाहते थे उतना ऐसे नहीं आए। तेलंगाना का ऐसे हुआ। अब 131 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं उनमें से 50 से ज़्यादा जीतने की उम्मीद रख रहे हैं। पॉसिबल लग रहा है? हमारे देश में एक नैरेटिव बना दिया गया बहुत समय से कि भाजपा यानी अपर कास्ट की पार्टी। रियलिटी ये है कि भाजपा में सबसे ज़्यादा एससी हैं, सबसे ज़्यादा एसटी हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी, ये सारे हमारे सबसे ज़्यादा मेरे मिनिस्ट्री में ओबीसी हैं। फिर बना दिया कि भारत अर्बन पार्टी है। आज मेरी पार्टी का पूरा कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा है। फिर भाजपा का एक कैरेक्टर बना दिया कि ये तो बहुत ही पुरानपंथी पार्टी है, नया सोच ही नहीं सकती। आज डिजिटल मूवमेंट का नेतृत्व तो पूरा अगर दुनिया पे कोई करता है तो बीजेपी रूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये जो भ्रम फैलाए हुए हैं वो गलत है। दूसरा, आप तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में हमारा जो वोट शेयर था, आज हमारा वोट शेयर डबल हो चुका है। 2019 में पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए, ये लोगों को जानकारी दीजिए आप। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। 24 भी होगी और मैं मानता हूं ये पहले की तुलना में वोट शेयर तो बहुत बढ़ेगा, सीटें भी बहुत बढ़ेगी, ये मैं मानता हूं। दूसरा, साउथ में जो सरकारें हैं उनकी पहचान क्या बन गई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एलडीएफ हो, चाहे डीएमके हो, सब जगह पे क्या पहचान है। आज हम पुडुचेरी में सरकार में है। पुडुचेरी साउथ में है, पता होना चाहिए, हम सरकार में हैं। और आप अंडमान निकोबार, हमारा सांसद जीत करके आता है, जहां पर सबसे ज्यादा हमारे साउथ इंडियन भाई भी रहते हैं और बंगाली भाई भी रहते हैं। और इसलिए ये जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अब इनकी सरकारों का तरीका क्या है, पूरी तरह ये फैमिली रन सरकारें हैं। भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार है जी। अब आप देखिए वहां हाल क्या है साउथ में। कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है। ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे। और मेरे कहने के 1 महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी। और इसलिए मैं इस बार पूरी तरह आश्वस्त हूं कि, और मैं जब ये राम मंदिर को लेकर के मेरा अनुष्ठान चल रहा था, और जब मैं साउथ में अनुष्ठान के समय गया तो मैं देखा कि वहां पर जो लोगों का प्यार मैं देख रहा था, लोगों का विश्वास देख रहा था, वो मैं मानता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड था। और मैं पक्का मानता हूं कि जो मिथ है वो टूटेगा। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। और इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रतिनिधि संसद में मेरे साथ काम करने के लिए आएंगे। वोट शेयर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा।
कर्नाटक से आता हूँ मैं, और कर्नाटक के बारे में ही सवाल। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार इस पर निर्भर है कि उन्होंने 5 गारंटी दिए हैं, 2,000 रुपये महिलाओं को जाती है। ये सब गारंटी स्कीम्स, फ्रीबीज आप कैसे देखते हैं मोदी जी? और इसमें खाली ये, क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर सकती है ऐसी फ्रीबीज? कैन इंडिया अफोर्ड सच फ्रीबीज? और इस बार लोकसभा चुनाव में 1 लाख रुपए हर महिला को, और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ऐसा है कि उनकी क्या मजबूरी है वो जाने। निराशा की गर्त में डूबे हुए राजनीतिक दल हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरी बात बताता हूं। देखिए, मुझे लंबे अरसे तक गुजरात में एक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला है, और 10 साल से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया है। मेरा पास इतना लंबा अनुभव है, और मेरा अनुभव है कि हमने कभी भी हमारे देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने एक बार लाल किले से कहा कि भाई, जो अफोर्ड कर सकते हो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए जिन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। यानी मेरे देश के लोग, किसी समय हम कहते थे, मेरे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा खाना छोड़ो, खाना छोड़ा था। आज भी मेरा देश, मेरे देश के नागरिक हमसे ज्यादा देश को प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा देश के लिए करने को तैयार है जी। हम कम से कम उनको कम न आके। अब देखिए, कोविड के समय मैंने पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट की सांसदों को कि भाई आपकी सैलरी छोड़ दीजिए। मेरे देश के सांसदों को कभी कभी लोग कान पकड़ते हैं कि तुम अपना तनख्वाह बढ़ा दे। मेरे देश के सांसदों ने अपनी सैलरी छोड़ दी थी। ये सारी चीजें हैं जो प्रेरणा देती हैं। गरीब की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, इस देश के नागरिक की हैंड होल्डिंग चाहिए। और हमारा मॉडल है देश के हर नागरिक को एम्पावर करना, गरीबों को विशेष रूप से एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। और देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप सिस्टमेटिक जनता पर का बोझ कम करना सरकार का दायित्व है, ये कोई उपकार नहीं है, हमारा का दायित्व है। लेकिन उसके तरीके क्या? जैसे हमने जन औषधि केंद्र खोले, करीब 11,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं, और मैं 25,000 तक ले जाना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र में करीब 2,000 दवाइयां मिलती हैं, करीब 300 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं, और 80% डिस्काउंट। मतलब आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, और आपके परिवार के बुजुर्ग को अगर महीने का 2,000-3,000 की दवाई लगती है, तो मध्यम वर्ग के परिवार पर बहुत बड़ा बजट पर आज 80% डिस्काउंट हो गया, तो उसको भी लगता है माँ बाप की सेवा करूंगा। अब देखिए, बिजली बिल कम करने के लिए मैंने एलईडी बल्ब योजना लाई। जो एलईडी बल्ब कांग्रेस के जमाने में 400 रुपये मिलता था, वो मेरे जमाने में 40 पे आ गया। एलईडी बल्ब के कारण उसका 20%, 30% बिजली का बिल कम हो गया। और अभी मैं पीएम सूर्य घर योजना लेके आया हूं। आप सोलर पैनल लगाइए, 0 बिजली बिल। इतना ही नहीं, आगे का कालखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला है, तो आप सोलर एनर्जी से अपने घर के बिजली का उपयोग करिए, और आपके व्हीकल को भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग कर सकते हैं उसी से। इसका मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन भी 0 बजट वाला हो सकता है। अब ये एम्पावरमेंट भी है, एट द सेम टाइम उसके सर पर आर्थिक जो बोझ है वो कम करने का लगातार प्रयास। और इन सब प्रोजेक्ट का परिणाम क्या आया है? पहले गरीबी हटाओ के नारों 5 दशक तक सुने हैं, पहली बार देश सुन रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये एम्पावरमेंट से होता है। देश का सामान्य नागरिक बहुत सामर्थ्यवान है। मेरा देश के सामान्य नागरिक पर ज्यादा भरोसा है। Yeah, I'm from Kerala and more interested in Kerala.
You seem to be more focused in Kerala than previous years, and whenever you come to Kerala, you focus on the cooperative sector and the looting of public money. It is, can I expect some actions or? पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से हम पूरे देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के हर हिस्से की सेवा करने। राजनीतिक फायदा हो वहां करो काम, राजनीतिक फायदा न हो वहां न करो काम, ये हमारे सिद्धांत नहीं है। 1967 में जनसंघ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन केरल में हुआ था। क्या मतलब हमारे लिए केरल सत्ता पाने के लिए एक मैदान है ऐसा नहीं है, हमारे लिए केरल भी वैसे ही सेवा क्षेत्र है और हम सेवा करते हैं और हम उतने ही लगन से पहले से कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया गया है, पॉलिटिकल मर्डर किए गए हैं, उसके बावजूद भी हम आज भी वहां सेवा, मां भारती की सेवा करने के भाव से कर रहे हैं। और लेफ्ट की कैडर पर अदालतों ने सजाएं फरमाई हमारे लोगों की हत्याओं के खिलाफ, कई लोग उनके जेल में हैं। तो उसके बावजूद क्यों हमारे लिए कच्छ हो या गुवाहाटी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हमारे देश का हर कोना हमारा है और इसे हम करें। दूसरी बात है, आपने देखा होगा त्रिपुरा किसी जमाने में लेफ्ट 3-4 दशक तक उनका था, जैसे बीजेपी आई तो लोगों को पता चला भाई ये तो लूटते थे। त्रिपुरा में बीजेपी इतना अच्छा काम करे लोगों के, और बार बार बीजेपी को अब त्रिपुरा में लोग जिताने लगे हैं। वैसा ही बंगाल, केरल के अंदर इतना भ्रष्टाचार की गंध भरी पड़ी है, लेकिन इकोसिस्टम ऐसी बनाई हुई है कि कोई चीज बाहर आने नहीं देते हैं। और इसलिए इस चुनाव में जब गया, मैं कोऑपरेटिव को लेकर के इसलिए बोला हूं कि ये सामान्य मानवी के साथ बहुत बड़ा क्राइम है, ये इसको माफ नहीं किया जा सकता। गरीब परिवार बैंक में पैसा रखता है ना, तो उसको लगता है चलो ब्याज यहां ज्यादा मिलेगा, तो उसको लगता है कि भाई पैसा रखता हूं तो बेटी बड़ी होगी तो शादी करवा लूंगा, और बड़ी मेहनत से वो कमा करके उसके पैसा रखता है। फिशरमैन के पैसे हैं, किसान के पैसे हैं, मजदूर के पैसे हैं। और करीब 300 कोऑपरेटिव बैंक है जो पूरी तरह ये लेफ्टिस्ट लोग चलाते हैं, और करीब 1 लाख करोड़ रुपया केरल के गरीबों का, सामान्य मानवी का उसमें पड़ा हुआ है। अब आप उसमें देखिए कि इन्होंने क्या किया, उसके संचालन करने वालों ने उनके पैसों की चिंता नहीं की, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद कर ली। अभी एक बैंक में हमने जो कार्रवाई की तो उसमें करीब 90 करोड़ रुपए हमने अटैच किया है, और मैंने अभी लीगल एडवाइस में ले रहा हूं कि ये जो 90 करोड़ रुपए हैं, जिनके पैसे बैंक में थे, इनको वापस कैसे मिले। मैंने ईडी से भी आग्रह किया कि भाई हम देना शुरू करें, और जो लूट रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करें। हमने अब तक 17,000 करोड़ रुपीस जो इस प्रकार से पकड़े थे, वो संबंधित जिसका था उसको वापस किया है, 17,000 करोड़ रुपीस। और इसलिए मैं केरल में इन 300 बैंक का जो घपला इन्होंने किया है, अरबों खरबों रुपयों की, ये जो 1 लाख करोड़ रुपया, ये छोटी अमाउंट नहीं है, गरीब है, और मैं मानता हूं उसको, मैं गंभीरता से मैंने लिया है। और ये मेरे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये सामान्य मानवी के जीवन का मुद्दा है जी। There is a lot of discussion between this north-south divide, and it's alleged that the central government is showing a stepmother attitude to the southern states like Karnataka and Kerala. Kerala has also filed a case in the Supreme Court. कर्नाटका में गवर्नमेंट आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जितना टैक्स हम देते हैं उसमें से बहुत कम हमें वापस मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेपरेट नेशन करने की। पहली बात है कि हम सब मां भारती के कल्याण के लिए, हम सबका दायित्व है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, 140 करोड़ देशवासियों का हमारा जिम्मा है
व्यवस्था के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम मिले हैं, लेकिन हम सबका लक्ष्य, भारत सरकार का भी लक्ष्य ये होना चाहिए कि केरल के भी किसी गांव के व्यक्ति को सुविधा के लिए जो योजना बननी चाहिए उसको मिलना चाहिए, कर्नाटका के भी किसी व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। तो ये हमारी मूलभूत संविधान का स्पिरिट यही है हमको। अब मुझे बताइए, हिमालय से नदियां निकल रही हैं और हिमालय के जो राज्य हैं वो कह दे कि पानी कहीं किसी कोई मालिकी नहीं है तो मेरी मालिकी है, तो देश चलेगा क्या? कोयला की खदानें हमारी एक स्थान पर है और हम कह दें कि अब मेरे यहाँ से कोयला बाहर नहीं जाएगा तो और राज्य अंधेरे में डूब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये सोच ठीक नहीं है जी। ये संपत्ति सब देश की है, कोई हम उसमें से मालिक नहीं है। दूसरी बात है, ये व्यवस्थाएं संविधान में निर्धारित नियमों से चलती है, कोई सरकार अपनी मर्जी से नहीं करती है। जब 14th फाइनेंस कमीशन आया, उसने एक ऐसा बड़ा जबरदस्त निर्णय किया। पहले 32% डिवैल्यूएशन था, उन्होंने 42 कर दिया। अब सब तरफ से मेरे दबाव था, साहब 42 कर ही नहीं सकते, देश चल नहीं सकता है, आप सरकार चला नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। और सरकार को हक है उसमें से 10 में से 5 चीजें लेनी, 3 लेनी, 2 लेनी, 10 लेनी, न लेनी, सरकार के पास अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है। लेकिन जब मेरे सामने आया, मैंने कहा भाई मैं जानता हूं, अफसरों ने कहा साहब ये तो बहुत मुश्किल होगा, भारत सरकार चलाना ही मुश्किल होगा, इतना डिवैल्यूएशन हो जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, ये मेरा प्रारंभ है, मुझे राज्यों को पर भरोसा है, राज्य भी अच्छा करेंगे, पैसे जाने दो राज्यों के पास। और हमने 32 का 42 वैसा का वैसा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया। अब यूपीए के कालखंड में मनमोहन सिंह जी जब थे और रिमोट सरकार चलती थी, तब कर्नाटका को डिवैल्यूएशन का 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। केरला यूपीए के समय 46,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, हमारी सरकार ने 1,50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब ये आंकड़े तो बताते हैं, तमिलनाडु यूपीए के समय तमिलनाडु को 95,000 रुपए, तब की वो सरकार में पार्टनर थे। ये केरल वाले भी सरकार में दिल्ली में पार्टनर थे, हम नहीं बैठे थे, वो बैठे थे। उस समय करीब 95,000 करोड़ रुपया तमिलनाडु को मिला था। आज करीब करीब 3 लाख करोड़ यानी 2,90,000 करोड़ रुपीस तमिलनाडु को मिला है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है। कोई भी और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ बैठी है, जो नेशनल पार्टी है, जो 5-6 दशक तक देश चला चुकी है और ऐसी हरकतें और ऐसी गंदी प्रवृत्तियों में हिस्सेदार बन गई है। अब मैं जब आया तो मैंने पहला काम किया, 9 लाल बत्ती। मैंने कैबिनेट निर्णय किया है, कोई लाल बत्ती रेड लाइट नहीं होगी, गाड़ियों पर ये चलते हैं और सायरन बजाते हैं झुम 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 करके। क्या मतलब है? मैं गुजरात में था, मेरे सभी मिनिस्टर्स को नियम था कि कोई सायरन नहीं बजाएगा। बहुत बड़ा ट्रैफिक हो, जरूरत पड़ गई तो थोड़ा हल्का सा एक करके बंद करो भाई। ये कौन हम बड़े बादशाह हैं कि हम सायरन बजा के चलेंगे? देखिए, मैं मानता हूं अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है। और जब मैं ईपीआई कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, और यही हो रहा। लाल बत्ती से लेकर हर एक्शन में वीआईपीज़म को खत्म करने का मेरा प्रयास रहा है। कुछ चीजें जरूरत पड़ती है, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से आप ये चाहोगे कि भाई देश के राष्ट्रपति जी ऐसे फुटपाथ पर पैदल चले जा रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं चाहूंगा, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। लेकिन हमारा कुछ, अब जैसे वैक्सीनेशन हुआ, जीवन मरण का सवाल था कोविड का, मैं भी वैक्सीन ले सक रहा था,
लेकिन मैंने तय किया कि मेरा जो नियमों में नंबर लगेगा उसी दिन मैं जाऊंगा, और मैंने तब तक वैक्सीन नहीं लिया था। इतना ही नहीं साहब, मेरी माताजी 100 साल की हुई, मेरी माताजी का स्वर्गवास सरकारी अस्पताल में हुआ। उसने आखिरी जीवन में कभी उसको अस्पताल जाना नहीं पड़ा, आखिरी जाना पड़ा 1 वीक के लिए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में गई। और उस दिन मैं था, और आप गाड़ी में, जिस गाड़ी में जा रही थी, गाड़ी भी बहुत मामूली सी गाड़ी थी, मैं देख रहा था उस दिन। और उसकी अंत्येष्टि भी जो सरकारी स्मशान गृह होता है पब्लिक का, वहीं किया। तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ मैं अपने व्यवहार से जितना कर सकता हूं मैं करता हूं। और मैं मानता हूं, अब जैसे रिपब्लिक डे परेड, हमारे इन्वाइटीज कौन होते हैं, मैंने जिन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाया ना, इन सबको मेरा स्पेशल गेस्ट बनाया था। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ कॉन्वोकेशन के लिए, तो मैं यूनिवर्सिटी वालों को कहता हूँ कि पहली 50 सीट मेरे गेस्ट के लिए चाहिए। तो कहते हैं कि 50 सीट साहब, तो उनको ज़रा ये रहता है कि 50 सीट, मैं 50 सीट मांगता हूँ। और फिर मैं कर रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी के नज़दीक में जो झुग्गी झोपड़ी होती है, वहाँ जो स्कूल होती है, उन बच्चों को मैं कॉन्वोकेशन में बैठाता हूँ। सीइंग इज बिलीविंग। उसी समय उसके मन में होता है मैं भी कैसे ऐसा टोपा पहन के जाऊंगा, मैं से भी ऐसा कुर्ता पहन के जाऊंगा, मैं भी ऐसा सर्टिफिकेट लूंगा। ये मैं संस्कार करता हूँ। तो मेरे लिए आप देखिए, पहले स्कूल में प्रवेश के लिए एमपी का कोटा रहता था, मैंने खत्म कर दिया। इवन हज यात्रा के लिए जी कोटा रहता था, मैंने वो भी खत्म कर दिया। हमारी पार्लियामेंट की कैंटीन, सब अखबार वाले दुनिया भर की चीज़ें लिखते थे मुफ्त, मैंने सब कैंटीन की सब्सिडी खत्म कर दी। अब एमपी पूरा पैसा देता है। तो देखिए, हमने पद्मश्री, देखिए स्टडी हो रहा है, आज के पद्मश्री की तारीफ हो रही है, क्यों? ऐसे ऐसे लोगों को मैं खोजता हूँ जी। ये पीपल्स पद्मा बनना चाहिए जी। वरना पहले ज़्यादातर पद्म दिल्ली में ही जाते थे, वो वही जो नेताओं का परिचय रहता था उन्हीं को जाता था। सब बदल दिया हमने। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये जी, समाज जीवन की ताकत का एक बहुत बड़ा, और इसमें राजनीति नहीं है जी। इतना बड़ा देश है। अब जैसे मन की बात आप सुनते होंगे, मैं उन छोटे लोगों की जिंदगी को जो भी मेरे पास जानता हूँ, मैं उसको एम्पलीफाई करता हूँ, दुनिया के सामने बताता हूँ मेरा देश, उसकी ताकत। मोदी जी, चुनाव टाइम में इतना समय निकाल के हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईशान्य का बहुत आभारी हूँ। और केरल का चुनाव महत्वपूर्ण है, उस प्रकार उस समय केरल की महत्वपूर्ण चैनल से बात हो, कन्नड़ा की महत्वपूर्ण अखबार, आप सब यहाँ आए, मैंने अपनी बातें बताने का प्रयास किया है। लेकिन मैं मतदाताओं से प्रार्थना करूँगा कि चुनाव को सामान्य न लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, गर्मी बहुत है, फिर भी मतदान अवश्य करें। मैं सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को कहूँगा, इन चुनावों के दिनों में मैंने देखा पत्रकारों की सबसे ज़्यादा दौड़ धूप होती है, सबसे ज़्यादा फील्ड में दौड़ते हैं। उन पत्रकारों को भी, पॉलिटिकल वर्कर्स को भी मैं जरूर कहूँगा कि बहुत पानी पीजिए, इस धूप में इतना काम करते हैं, अपने आप को संभालिए। धन्यवाद फिर से।